नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम तमिलनाडु सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए जो निर्णय सुनाया है और राष्ट्रपति महोदया ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है। उड़ान आईएएस एकेडमी के बिलासपुर शाखा में सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की नई बैच आरंभ करने जा रहे हैं। यह बैच 2 जून 2025 से आरंभ होगी और इसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। इस बैच में यूपीएससी की तर्ज पर तैयारी करवाई जाएगी। इस बैच में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ उपलब्ध होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी। कक्षाएं विषय विशेषज्ञों द्वारा ली जाएगी। यह कक्षा दोनों मोड पर उपलब्ध होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक, यह कक्षा 3 विषयों के साथ आरंभ की जाएगी: संविधान, छत्तीसगढ़, भारत का भूगोल। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम अनुच्छेद 142 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 142 में लिखा क्या है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है, ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। यह उसी प्रकार लागू होगा जैसे संसद द्वारा बनाई गई विधि लागू होती है। ठीक है, अनुच्छेद 142 में क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसका प्रयोग करते हुए डिक्री पारित कर सकता है। डिक्री मतलब अंतिम आदेश पारित कर सकता है, अंतिम आदेश दे सकता है, ठीक, जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने कई बार किया है, अनेकों बार किया है। ठीक है, आप उदाहरण देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को $470 मिलियन से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया था। भोपाल गैस त्रासदी आप जानते होंगे दिसंबर 1984 की घटना है। इसमें जो पीड़ित थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि कंपनी पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा दे। ठीक, ऐसा ही एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए? अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए। ठीक, इसी अनुच्छेद 142 के तहत तमिलनाडु सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में क्या लिखा है इसको पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 200 में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई विधायिका विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। ठीक, विधायिका को केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल कहते हैं। तो राज्य की विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहां पर सिर्फ विधानसभा। अगर विधानमंडल किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति दे सकता है। अनुमति देगा तो वो कानून बन जाएगा, या अनुमति रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देगा जिस विधेयक को विधानमंडल ने पारित करके राज्यपाल को भेजा है कि एक बार फिर से विचार कीजिए। ठीक, अब विधानसभा को आएगा वापस वो विधेयक, तो विधानसभा उसे संशोधन करेगी या बिना संशोधन के राज्यपाल को भेजेगी। तो राज्यपाल उस पर अब अनुमति देगा। ठीक है, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार पश्चात संशोधन सहित या संशोधन रहित पारित करने पर राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी अनुमति देगा। चौथा इनके पास विकल्प होता है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्या करेगा? आरक्षित करेगा। ठीक, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि विधानमंडल किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर अपना अनुमति दे सकता है। दूसरा, अनुमति रोक सकता है। तीसरा, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। पुनर्विचार पश्चात संशोधन सहित या रहित पारित करने पर राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देगा या राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। अब ये विधेयक कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 का प्रयोग करेगा। इनके पास अनुच्छेद 201 के तहत 3 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक पर अपनी अनुमति दे देगा। दूसरा, अनुमति नहीं देगा, अनुमति रोक लेगा।
तीसरा, राज्यपाल को निर्देश देगा कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दो यदि वह धन विधेयक नहीं हो। तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाएगा, कहां जाएगा? विधानसभा में। विधानसभा संशोधन करेगी या बिना संशोधन के उसे पारित कर देगी। तो अब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यह लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 201 में। ठीक है, अनुच्छेद 200 में क्या लिखा है कि राज्यपाल विधानमंडल के विधेयक को अनुमति देगा या नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए भेजेगा या राष्ट्रपति के पास आरक्षित करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति या तो अनुमति देगा या अनुमति नहीं देगा, या राज्यपाल को निर्देश देगा कि पुनर्विचार के लिए भेज दे। पुनर्विचार के पश्चात संशोधन सहित रहित पारित करने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। किंतु यहां पर राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत जब पुनर्विचार के लिए भेजता है तो पुनर्विचार पश्चात संशोधन करके या बिना संशोधन के पारित करने पर राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति राज्य विधायिका के विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अब यहां पर टाइमलाइन फिक्स नहीं था। अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 में भारतीय संविधान में टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि कितने समय तक रोक के रखना है, कितने समय के भीतर पुनर्विचार के लिए भेजना है, कितने समय के भीतर राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना है। यह संविधान में नहीं लिखा है। ठीक, इसी टाइमलाइन को फिक्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं तमिलनाडु सरकार के मामले में, तमिलनाडु सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है। यह निर्णय कब आया है? 8 अप्रैल 2025 को आया है। ठीक है, क्या हुआ था? तमिलनाडु की विधानसभा ने 10 विधेयकों को पारित करके राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने उस विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं दिया। उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का निर्णय, जिनके नाम क्या? जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। ठीक, इन दो न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों के द्वारा दिया गया, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। इन्होंने अपने निर्णय में क्या कहा कि राज्यपाल के पास कोई एब्सोल्यूट वीटो नहीं है या पॉकेट वीटो नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट वीटो यानी कि विधेयक को अपने पास सुरक्षित कर लेना, विधेयक को अपने पास रोक देना। तो ये राज्यपाल के पास नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। वैसे ही राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं है। पॉकेट वीटो नहीं है या JB वीटो नहीं है। पॉकेट वीटो यानी कि ऐसा विधेयक जिस पर न तो अनुमति देना, न पुनर्विचार के लिए भेजना, बल्कि अलमारी में डाल के रख देना, है ना, जिससे वह निश्चित काल के लिए कानून नहीं बन पाएगा। ठीक, तो राज्यपाल के पास न तो एब्सोल्यूट वीटो है, न पॉकेट वीटो है। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। कौन से मामले में बोल रहा है? तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में बोल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, तो उनके पास ये दोनों वीटो नहीं है। वीटो मतलब निषेध अधिकार, रोकने का अधिकार। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के पास साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी टाइमलाइन फिक्स कर दिया विधेयकों के मामले में। जैसे कोई विधेयक राज्य विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास जो 4 विकल्प होते हैं, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन फिक्स किया है। ठीक, जैसे अब देखेंगे कि यदि राज्यपाल बिल को सहमति नहीं देते, विधेयक को सहमति नहीं देते, तो 3 माह में इसे विधानसभा को लौटाना होगा। ठीक, अगर राज्यपाल विधेयक पर साइन नहीं करेगा तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा। कितनी अवधि के भीतर भेजेगा? तो बता दिया, 3 माह के भीतर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दूसरा बोला, यदि विधानसभा विधेयक को पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजें, यानी कि विधानसभा के पास राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया, तो विधानसभा क्या करेगा? संशोधन करेगा या बिना संशोधन के ऐसे ही पारित कर देगा, तो राज्यपाल उस पर अनुमति देगा। उस पर अपनी मंजूरी देनी ही होगी। कितने समय के भीतर? तो 1 महीने के भीतर। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला? राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना चाहे, राष्ट्रपति के पास भेजना चाहे, तो 1 माह में भेजना होगा। कितनी अवधि के भीतर? 1 माह के भीतर भेजना होगा। अगला बोला, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास आरक्षित विधेयक को 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति निर्णय देगा। ठीक है, टाइमलाइन पहले फिक्स नहीं था। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विधेयक को आरक्षित कर सकता था। उन विधेयकों पर अनुमति देने के लिए या निर्णय देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 201 में यह बात लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास कोई बिल को आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय देगा। कितनी अवधि के भीतर? 3 माह के भीतर। इस समय सीमा से देर होने पर उचित कारण
बताना होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 200 का प्रयोग राज्यपाल करती है, ठीक, तो अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब संसद ने या राज्य में विधानमंडल ने जो कानून बनाया है वो संविधान के विपरीत है, या मूल अधिकारों को कम करती है, या मूल ढांचों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करती है, तो ऐसे कानून को निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसे ही न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है, ठीक, जिसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही करती है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्विक रिवीजन में करवा देता हूं। क्या बताया कि अगर कोई विधेयक विधानसभा से राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति नहीं देगा तो पुनर्विचार के लिए भेजना होगा। कितनी अवधि के भीतर? 3 माह के भीतर। फिर पुनर्विचार पश्चात संशोधन करके या बिना संशोधन के पारित करेंगे तो राज्यपाल 1 महीने के भीतर मंजूरी देगा। ठीक, अगर राज्यपाल को उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखना होगा तो कितनी अवधि के भीतर आरक्षित करेगा? तो 1 महीने के भीतर। ठीक, अब विधेयक आरक्षित कर दिया गया किनके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय कितनी अवधि के भीतर देगा? 3 महीने के भीतर। अगर इस समय सीमा के भीतर इन्होंने निर्णय नहीं दिया या राज्यपाल ने अपना निर्णय नहीं दिया तो उन्हें उचित कारण बताना होगा और राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेगा अनुच्छेद 200 के तहत, तो उनका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बात कही है कि जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा की इच्छा के विरुद्ध काम करना राज्यपाल की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। इसका क्या मतलब है? जनता ने किसको चुना है? विधानसभा के सदस्यों को चुना है और विधानसभा क्या करना चाहती है? जनता के लिए विधेयक को पारित करके कानून के रूप में लागू करके उनके लिए अच्छा काम करना चाह रही है, जनता का या राज्य का या देश का विकास करना चाह रही है। और विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक को राज्यपाल द्वारा अनुमति न देना या रोक कर रखना राज्यपाल की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ठीक, तो तमिलनाडु सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया, अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया और उन विधेयकों को उसी तिथि से पारित मानने का आदेश दिया जब उन्हें राज्यपाल को पुनः भेजा गया। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया कि विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है, राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, पुनर्विचार करके संशोधन सहित या रहित पारित करने पर राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देगा ही देगा, देना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन तमिलनाडु सरकार के मामले में क्या हुआ था? पुनर्विचार के पश्चात संशोधन सहित रहित पारित करने पर राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया था। ठीक, जो संविधान के विपरीत है, जो संविधान में ही नहीं है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए क्या बोला, क्या आदेश दिया कि उन विधेयकों को उसी तिथि से पारित मानने का आदेश दिया जब उन्हें राज्यपाल को पुनः भेजा गया था। ठीक है, पुनर्विचार करके पुनः जब राज्यपाल को भेजा गया तो उसी तिथि से वो विधेयक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा, यानी कि अधिनियम के रूप में लागू हो जाएगा। ठीक, यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी आलोचना की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है उसकी आलोचना की जा रही है। ठीक है, अब आलोचना क्या बोलकर की जा रही है, ध्यान से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए आप भी। ठीक है, तो आलोचना इस बात को लेकर की जा रही है, जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है कि अनुच्छेद 142 न्यायपालिका के लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है, जब चाहे तब इसका यूज कर रही है, 24 घंटे यूज कर रही है, जब चाहे जैसा चाहे सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना रही है। कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करके? अनुच्छेद 142। ठीक, दूसरा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को सुपर संसद बनने से बचना चाहिए ऐसा कहा है। ठीक है, क्योंकि संसद क्या करती है? संसद कानून बनाती है। और कौन कानून बना रहा है? न्यायपालिका बना रही है। कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए? अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए। तो संसद से भी ऊपर सुपर संसद कौन है? सुपर न्यायपालिका है। ऐसा कौन बोल रहा है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अनुच्छेद 142 का अत्यधिक या अनुचित प्रयोग न्यायिक अतिक्रमण, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच को जन्म देता है, ऐसा कहकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसकी आलोचना की। ठीक, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया
कि ये जो निर्णय है तमिलनाडु सरकार का मामला, उस पर निर्णय देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच थी, उनका नाम जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन। इस निर्णय को केवल 2 न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाया, जिसमें कौन-कौन थे? जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) में लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय 5 जजों की बेंच द्वारा दिया जाता है। यह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देना है तो 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। लेकिन जो निर्णय अभी सुनाया गया उसमें कितने जज थे? केवल 2 जज थे। इसलिए भी इसकी आलोचना की जा रही है कि अगर निर्णय सुनाना था तो 5 जजों की बेंच होनी चाहिए थी। 2 ही जज कैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर फैसला सुना सकते हैं? 2 ही जज कैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए आदेश जारी कर सकते हैं? ठीक। फिर इसकी आलोचना की जा रही है कि भारत के संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निहित है। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, विधायिका, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो तीनों ही अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। विधायिका क्या करती है? विधि बनाती है या कानून बनाती है। कार्यपालिका इन कानूनों का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। न्यायपालिका कानून के संवैधानिकता की क्या करती है? जांच करती है। तो तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। न्यायपालिका द्वारा कानून बनाकर या किसी विषय को कानून का रूप देकर विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप है, ऐसा कहकर भी इसकी आलोचना की जा रही है। न्यायपालिका को विधायिका या कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इन बिंदुओं के आधार पर न्यायपालिका की आलोचना की जा रही है। ठीक, अब आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सही है कि उनके द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन फिक्स किया जाना चाहिए था, या उनके लिए टाइमलाइन फिक्स नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 200 और 201 में लिखा हुआ है। ठीक है, सहमत है, सहमत नहीं है, या अपना विचार कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ये बताया, ये पढ़ाया कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या निर्णय आए हैं और उसकी किन बातों को लेकर आलोचना हो रही है ना। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनता द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं, जनता के द्वारा शासन किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। वे हमारे लिए नियम कानून लेकर आते हैं, हमारी भलाई के लिए, हमारे विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। ठीक है, इसलिए राज्यपाल को ऐसे विधेयकों पर अनुमति देनी ही चाहिए, उसके लिए समय सीमा फिक्स कर दी गई। ठीक, और अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रोक के रख रहे हैं तो क्या यह सही है, सही नहीं है? इस पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्विक रिवीजन के रूप में एक बार और मैं ओवरव्यू कर देता हूं। क्या पढ़े हम लोग इस वीडियो में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यायपालिका ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दिया है। ठीक, कौन से विधेयकों के मामले में? जो विधायिका ने पारित किया। अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक है ना, राज्यपाल द्वारा अनुमति दी जाती है या अनुमति नहीं दी जाती है, या पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है, या राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया जाता है, तो उसमें टाइमलाइन फिक्स कर दी गई। वैसे राष्ट्रपति के पास जो आरक्षित विधेयक है उसके लिए भी टाइमलाइन फिक्स कर दी गई। ठीक, तो ये क्या उचित है या उचित नहीं है, इस पर आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। ठीक है, एक और अभी जो राष्ट्रपति महोदय ने सवाल भेजा है किनके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। अनुच्छेद किसका प्रयोग करते हुए? अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। इसमें 2 मामले हो सकते हैं, पहला संविधान के पूर्व और दूसरा संविधान के बाद। ठीक, तो संविधान के पूर्व का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 के पूर्व, और बाद मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक, 26 जनवरी 1950 के पूर्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। संविधान के बाद के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।
सलाह देने का मन होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक, महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दिए जाने पर उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानने का मन होगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ये अनुच्छेद 143 में लिखा है। ठीक, अनुच्छेद 145 मैंने बताया। अनुच्छेद 145 में क्या लिखा है? 145 3 महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर फैसला सुनाने के लिए विधि का कोई प्रश्न उठने पर, विधि का कोई प्रश्न उठने पर या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देने के लिए 5 जजों की बेंच का होना आवश्यक है। कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 145 3 में। ठीक है, तो 142 आपने समझा, 143 समझा, 145 समझा। 142 में सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अंतिम आदेश जारी कर सकता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। ये वैसे ही लागू होगा जैसे संसद द्वारा बनाई गई विधि लागू होती है। 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। 145 3 के तहत किसी विधि का प्रश्न उठने पर या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 5 जजों की बेंच का होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछो। इसी तरह के वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।